बाद एक अखबार के दफ्तर में नोटिस गिनना, ये आपने शुरू किया। फिर उसके बाद वहां से मुझे 7,000 सैलरी मिलती थी, तो मैंने सोचा कि 7,000 भी बहुत है। अच्छा, मुझे ये भी आशय बताना, आपकी मजबूरी थी जॉब करना या शौक? नहीं, मजबूरी नहीं थी, शौक था, बस पापा से पैसे नहीं लेने। अच्छा, बस ये था? बस ये था, पापा से पैसे नहीं लेने। अच्छा, तो एमएड आपने किया होता, जहन में ये नहीं आया कि स्कूल में जाके सहाफत के अंदर या पत्रकारिता में परिवर्तन आ रहा है? इस परिवर्तन के चलते जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो सब लोग एक बात से बहुत नाराज हैं कि जो स्तर पत्रकारिता का होना चाहिए था वो स्तर नहीं है। कोई भी आदमी माइक पकड़ रहा है और माइक पकड़ने के बाद उसे जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से उसको पत्रकारिता समझ में आ रही है, वो उस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है। उससे स्तर भी गिर रहा है और जो खबर भी नहीं है वो खबर भी लोग करना शुरू हो गए हैं। यानी किसी के घर की लड़ाई है और आप माइक लेकर घर की लड़ाई सुलझाने भी पहुंच गए हैं। सास बहू का झगड़ा है और आप उस सास बहू के झगड़े में भी पहुंच गए हैं, सास को बहू से मिलाने और बहू को सास से मिलाने। क्या ये काम पत्रकारों का है? आज तक तो नहीं था, लेकिन अब टेलीविजन की भी मजबूरी है, सोशल मीडिया की भी मजबूरी हो गई है कि यहां तक अब हालात पहुंच चुके हैं कि पत्रकार जूते चप्पल बेचना भी शुरू हो गए हैं। हालांकि ये किसी भी शख्स के लिए, और किसी भी पत्रकार, कोई भी पत्रकार कभी भी नहीं चाहेगा वो जूते चप्पल बेचे, मगर आपके ऊपर दबाव है, आपको काम करना है, आपका वीडियो वायरल होना चाहिए। और उस वायरल वीडियो के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं वो मुझे हैरान कर रहा है। पर स्ट्रेट लाइन को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें वायरल वीडियो के लिए ये सब कुछ करना पड़े। हम जिस मयार की पत्रकारिता करते आए हैं वो करते रहेंगे, चले ना चले कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। देखने वालों तक बात पहुंच जानी चाहिए। और इसी नई पत्रकारिता को लेकर एक बच्ची जो बहुत बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत काम जम्मू में कर रही है, मैं इसका आकलन इसलिए इसके काम का आकलन कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इस बच्ची की वीडियोस देखता हूं तो मुझे इस बात पर बड़ा फख्र होता है कि पत्रकारिता जगत में नए होने के बावजूद, पत्रकारिता की जो अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में है वो अंडरस्टैंडिंग कम होने के बावजूद, जिस खूबसूरत अंदाज में आशिया खान पत्रकारिता कर रही है, वो उसके लिए जरूरी है कि इनसे पूछा जाए कि आप ये बताएं कि आपने ये पत्रकारिता कहां से सीखी, आप कैसे इस प्रोफेशन में आई, और अब इस प्रोफेशन में आप जैसा कर रही हैं किसकी इंस्पिरेशन है। तो इन सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू बुलेटिन के साथ जुड़ी हुई पत्रकार आशिया खान है। आशिया, मैंने आपका नाम सही लिया? जी सर, बिल्कुल सही लिया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ में बैठी हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं, पहली बात तो ये कि पत्रकारिता में जब से आप आई हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जबरदस्ती आई, अपनी मर्जी से आई, या हादसाती तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे मैं जर्नलिस्ट तो कभी था नहीं, लेकिन 2002-2003 का वो पीरियड था जिस पीरियड में हम एक किराए के मकान में रहते थे और करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन लिखना बहुत अच्छा आता था। तो उसके चलते मुझे मौका मिला ग्रेटर कश्मीर में, तो मैंने ग्रेटर कश्मीर में लिखना शुरू किया और वो मुफ्त लिखना शुरू किया था। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस पत्रकारिता जगत में आई कहां से, शुरुआत कहां से हुई थी? जब आपने कॉलेज खत्म किया उसके बाद आपने क्या करना शुरू किया? सबसे पहले जो आपने कहा ना कि हादसा हुआ, तो मैं हादसे से ही पहुंच गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने 2019 में अपना एमएड किया, बट मेरे पास डिग्री नहीं थी, मेरे थीसिस सबमिट नहीं हुए थे। तो मुझे लगा कि घर से बाहर जाना है तो कोई जॉब करते हैं। जॉब ढूंढते ढूंढते एक इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच गई कजन के साथ, बट वहां लगा कि वेस्टेज ऑफ पढ़ाई है मेरी, वहां पर कोई काम नहीं आ रहा। मतलब एक परफॉर्मा भरना है, किसी ने स्कूटी लेनी है, किसी का। आप ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया, उसके बाद आप एमएड किया। एमएड मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ। फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच गई। तो वहां पर मेरी मदर ने पूछा कि ऐसा क्या करती है वहां पर कि रोज शनिवार सो जाती है और सोमवार सुबह उठती है। मैंने उनको कहा कि वहां पे बहुत ज्यादा फाइल होती है, 200-300 एक दिन की, वो मुझसे भरवाते हैं और मेरे ये शोल्डर दर्द करते हैं। उन्होंने कहा छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, बट मुझे ऐसे लगा कि सारे उम्र पापा ने ही पढ़ाया है, अब भी पापा से पैसे मांगूंगी तो खुद का कुछ करती हूँ।
जॉब ढूंढने निकली, उन्होंने कहा जब डिग्री होगी तब आना टीचिंग की फील्ड में, अभी नहीं दे सकते। फिर मैं स्टेट ऑब्जर्वर पहुंच गई, फिर मैं वहां पे नोटिस गिनती थी न्यूज़पेपर में कितने लगते हैं। अच्छा, आप देखिए ये एक बड़ा ये विडंबना भी है हमारी कि ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, उसके बाद एमएड, इतनी क्वालिफिकेशन के बाद एक अखबार के दफ्तर में नोटिस गिनना, ये आपने शुरू किया। फिर उसके बाद वहां से मुझे 7,000 सैलरी मिलती थी, तो मैंने सोचा कि 7,000 भी बहुत है। अच्छा, मुझे ये भी आश्चर्य बताना, आपकी मजबूरी थी जॉब करना या शौक? नहीं, मजबूरी नहीं थी, शौक था, बस पापा से पैसे नहीं लेने। अच्छा, बस ये था, बस ये था, पापा से पैसे नहीं लेने। अच्छा, तो एमएड आपने किया होता, जहन में ये नहीं आया कि स्कूल में जाके नौकरी कर लेती हूँ, कहा मैंने ये नोटिस गिनने हैं? नहीं आया। उसके साथ साथ मैं घर पे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेकिन जब जर्नलिज्म की प्रॉपर फील्ड में आ गई फिर वो ट्यूशन छूट गई, उन्हें टाइम नहीं था। अच्छा, तो आपने पहले नोटिस गिनने शुरू किए। तो नोटिस गिनते गिनते कभी कोई इस तरह का दिमाग में कीड़ा आया कि यार नोटिस गिनने के साथ साथ में थोड़ा लिख भी लेती हूँ, क्योंकि स्टेट ऑब्जर्वर तो एक अखबार थी और उसमें लिखने का मौका मिल सकता था आपको? हाँ, सोचा था लिख लेती हूँ, बट कभी लिखा नहीं, क्योंकि हमारे जम्मू में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि वहां पर जो जर्नलिस्ट है वो लिखते भी हैं, तो कभी किसी को देखा नहीं लिखते हुए। अगर कभी लिखना भी शुरू किया तो ऐसा प्रॉपर कोई ऐसा गुरु नहीं मिल पाया जिसने कभी क्रॉस चेक किया होगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा, तो लिखा नहीं। चलिए, एक बात तो मैं बताऊंगा, जम्मू में एनवायरनमेंट तो बहुत है जर्नलिज्म के लिए, और लोग भी बहुत हैं, लिखारी भी बहुत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अब वो लिखारियों वाला काम हो चुका है खत्म। अब काम सारा है टीवी का और सोशल मीडिया का। तो अब जब वो नोटिस गिनते गिनते फिर ये माइक कहां से पकड़ लिया है? जब मैं सच बोलूंगी, जब मैं अंदर नोटिस गिनती थी, एड्स गिनती थी, तो पूरा दिन मैं फ्री रहती थी। वहां पर जितने भी जर्नलिस्ट और कैमरा पर्सन है वो बाहर जाते थे, वो हंसते हंसते ना अंदर आते थे। मुझे लगता था ये बाहर ना कुछ करके आए और मैंने मिस कर दिया, मैंने कभी देखा नहीं वो क्या करते हैं। आज भी इब्राहिम मेरा कैमरा पर्सन है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में। फिर उसने मुझे कहा मैं तुझे ना बाहर लेके जाता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। जब मैंने उनको देखा कि मुझसे बेहतर वो मतलब बाहर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको कुछ पता भी चल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, अंदर से बेहतर है मैं बाहर जाती हूँ। फिर कोविड आया, मुझे उन्होंने कहा कि हमारे पास अब आपके लिए जॉब नहीं है, यानी जो हम आपको तनख्वाह देते हैं वो भी नहीं दे सकते। कोविड आ गया, रेवेन्यू कम हो गया, अब हमारे पास ना नोटिस है ना एड्स है, आप ये काम छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप इसके अलावा कर सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन जाओ, आप ये कर लो। तो स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये कहा कि आप नोटिस गिनना बंद करो, ये एक दूसरा काम है, ये पकड़ लो। तो फिर वहां से मैंने माइक पकड़ा और मुझे बोलना नहीं आता था, मतलब बहुत फंबल करती थी। तो जो साथ के दोस्त थे ना, वो उन्होंने बोला मैंने तुझे कहा था ना कि इसमें नहीं आ, तेरा मजाक उड़ेगा। तो मेरी दोस्त है, यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो रही है। फिर मैंने 2-3 दिन अपने उस दोस्त का फोन नहीं उठाया, बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने मन में ठाना कि तू मेरा मोहल्लेदार भी है, मैं तुझे करके बताऊंगी। फिर आज मैंने किया, वो कहता है कि देखा मैंने ही तुझे डांटा था तो आज तूने कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताना कि हम तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट खुद को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने 2003-4 में 2005 में पहली बार जर्नलिज्म के स्कूल में हमारा दाखिला हुआ। कश्मीर टाइम्स जर्नलिज्म का स्कूल था, उस स्कूल में दाखिला हुआ और उस्ताद थे वेद बसीन और हमारी उस्तानी थी अनुराधा बसीन जम्वाल। उन दोनों से हमने जर्नलिज्म का पहला सबक जो है पढ़ा। तो आप क्या इसको मानेंगे कि ये आपकी बदकिस्मती है कि इस तरह के उस्ताद आपको नहीं मिले जब आपने सहाफत में पहला कदम रखा? नहीं, मैं बदकिस्मती नहीं मानूंगी, मैं उस बैकग्राउंड से आई नहीं, मेरा जर्नलिज्म सब्जेक्ट ही नहीं था। तो कोविड में कहा ना कि एक बहुत सी चीजें बदल गई, तो कुछ बदलाव ये था मेरे लिए। अच्छा, ये बदलाव था। अब उसके बाद जब आपने माइक पकड़ा तो इनिशियली जैसे आपने कहा फंबल भी करते थे और लोग आपका मजाक भी उड़ाते थे, और आजकल तो एक चीज और भी हुई है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करता है, ठीक है, और अपनी कमेंट्री दे देता है। और जिसकी खुद की काबिलियत इतनी भी नहीं है कि वो उतर कर मैदान में इसी माइक को पकड़कर, वैसे मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये भी बोलेंगे तो कल हो सकता है भाई साहब की श्रद्धा जागे और ये भी आ जाए, क्योंकि आप आजकल तो हर एक ने माइक पकड़ना शुरू कर दिया। तो जब आपने माइक पकड़ा तो इनिशियल डेज जो थे आपके, उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आती थी और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए फिर आपने क्या रास्ता चुना? सबसे पहले थी मेरी घर की प्रॉब्लम। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो कभी शायद नहीं आने देते मतलब मुस्लिम लोग अपनी बेटियों को इस प्रोफेशन में, तो वही मेरे पापा का भी था। मेरे पापा को 1-2 मौलवी ने वीडियो दिखाया कि ये देखो ये क्या कर रही है, आपकी बेटी को ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे पापा ने कहा कि वो बेचारी गई थी मतलब जॉब लेने, उसको कहा डिग्री नहीं है तो मत आना, अब पढ़े लिखे बच्चे को मैं घर तो बिठाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा भाई हम जॉब लगवा देते हैं तो आप इसको ना ये छुड़वा दो।
मेरे पापा ने कहा ठीक है, जब मिल जाएगी छुड़वा देंगे। आज तक ना लोग आए जॉब लेकर और कभी मेरे फादर ने भी नहीं कहा कि आप ये जॉब छोड़ दो। अच्छा। बस उन्होंने कहा कि गलत मत करना, मतलब व्यूज के चक्कर में मत पड़ना, सीधा सीधा चलना सीधे रास्ते पे। तो शुरुआत में जब आप बोलते थे तो तब मैं भी आपका जर्नलिज्म देखता था, तो कई बार मैं किसी से बात भी करता था और मैं ये बोलता भी था कि यार इस लड़की का तो इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए अब ये आ गए हैं। जैसे बहुत सारे और हमारे सीनियर्स आती हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये तो आ गए हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपका ग्रोथ देखा है। और एक बात तो आई मस्ट अप्रिशिएट दिस कि आप जम्मू बुलेटिन पर जब आपकी खबर आती है तो लोग सुनते हैं, और मेरे सीनियर साथी सुरेंद्र सागर जी भी मुझे कई बार बोलते हैं कि भाई ये लड़की अच्छा एक कुड़ी शैल कम करा दी। मैं जब पूछता भी हूँ कैसे आप इसका आंकलन करते हैं तो मुझे बताते हैं कि ग्राज जिले में ज्यादा लोग यदि वीडियो देख दे। तो जब सुरेंद्र सागर के गांव में कोई वीडियो अगर आपकी देख रहा है तो, और अगर वो पत्रकार सीनियर पत्रकार होते हुए ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब लोग आपको देखते हैं और लोग आपको पसंद भी करते हैं। लोग आपको कश्मीर में भी बहुत देखते हैं, वो भी हमें सोशल मीडिया से पता चलता है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जब से लोगों ने आपको देखना शुरू किया है, क्या आपको भी महसूस होता है कि आपके कांधों पर अब ये जिम्मेदारी है कि आप जो खबर सुनाएं वो सिर्फ खबर हो, उसमें कोई शोधपुना ना हो, उस खबर के अंदर कोई बकवास ना हो, या ऐसी खबर ना हो कि चलो व्यूज के चक्कर में आपने सुना दी? नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग सुनते हैं। अगर हम एक लाइन गलत बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। इसीलिए खबर को पहले स्टडी करना है, उसके लिए पूरा डाटा निकालना है, उसको लोगों को बताना है। और जब तक खबर मुझे समझ नहीं आती, मैं कभी भी कैमरे के आगे जाके नहीं बोलती। पहले मैं हमेशा मेरे हाथ में एक डायरी, एक पेन रहता है जिसे मैं लिखती हूँ, समझती हूँ, और एक जगह से नहीं, पहले देखती हूँ कि वाकई में वो है भी है किसी वेबसाइट पर, झूठी तो नहीं है, फेक नहीं है। पढ़कर लिखकर खुद अपने दिमाग में बिठाकर फिर मैं लोगों को सुनाती हूँ। अच्छा। सिर्फ ऐसे नहीं कि 5 मिनट में पढ़ा और सुना दिया। दुख हुआ, मैंने देखा जम्मू बुलेटिन का पेज बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, फिर अचानक मैंने देखा पेज ही गायब हो गया। फिर मैंने देखा दोबारा से जम्मू बुलेटिन का कोई सिलसिला शुरू हुआ। वो क्या चीज हुई थी? क्या किसी ने आपका पेज हैक कर लिया था? क्योंकि आपके वीडियोस वायरल हो रहे थे, लोग बहुत बहुत देख रहे थे, फिर अचानक मैंने देखा कि अचानक वो सब तब्दील हो गया। वो क्या हुआ था? वहां पर ना एक स्ट्राइक आ गया जिसकी वजह से हमारा पेज वायलेट हो गया और वो उसने काम करना बंद कर दिया। फिर हमने एक नया पेज बनाया, बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह के करमो फजल से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उस पेज से ज्यादा इस पेज ने ग्रो कर लिया। अच्छा। हाँ। तो ये जो अब जब पेज की ग्रोथ होती है, आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, उसकी ज्यादा खुशी होती है या इस बात की खुशी होती है कि आपने कोई खबर की, उससे किसी का भला हुआ या कुछ लोगों तक खबर पहुंची, उससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली और उससे लोगों को 4 बातें पता चली। अगर कोई आधार कार्ड की खबर की तो लोगों ने पूछा, जिस तरह से मैंने बहुत सारी आधार की खबरें की, लोग बहुत ज्यादा, जिस तरह से लोगों को एक नॉलेज मिला कि नहीं, हमारे जिस तरह से गांव में लोग रहते हैं, उन्होंने बोला कि हमसे 450-500 आधार के लेते हैं। मैंने खबर की 150 से ज्यादा आधार में कहीं पे भी कोई पैसा नहीं लगता, 100-150 से ज्यादा। तो उन लोगों ने ये चीजें भी बताई, उन्हें पता चला हमें अपना आधार अपडेट करना है। बहुत सी चीजें जो है वो लोगों को खबर के बाद में पता चली। तो इस चीज की खुशी होती है कि लोग नॉलेजेबल हुए, उन्हें पता चला सरकार ने क्या स्कीम लाई है। अक्सर आप लोग जब माइक लेकर किसी का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, वो टफेस्ट, सबसे मुश्किल काम होता है इंटरव्यू करना। तो जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, पहले जब आप जाते थे आपके पास सवाल नहीं होते थे, और जो सवाल भी आप पूछते थे बड़ी बार लगता था ये पूछ क्यों रही है। हाँ। लेकिन अब आप सवाल पूछते हैं। तो जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो कैसे, क्या सवाल पूछना है, इसको क्या पूछना है, वो आप किस तरीके से तैयार करते हैं? करंट सिचुएशन जो चल रही होती है उसी पे हम किसी को सवाल पूछते हैं, और सवाल सबसे पहले लिख के जाते हैं कि क्या उस सवाल का कंसर्न इस इंसान से है, क्या ये वक्त सही है ये सवाल पूछने के लिए, वो सारी चीजें अपने माइंड में सेटअप करके। सबसे मुश्किल इंटरव्यू कौन सा है? सबसे मुश्किल इंटरव्यू नहीं था, डॉक्टर दृक्षना अंद्राबी का नाम था, जो स्टार्टिंग में सहाफत पे मेरे मुंह पे चढ़ता नहीं था। इब्राहिम ने बहुत मदद की। जब मैंने पहली बार किया, मुझसे डॉक्टर दृक्षना अंद्राबी पूरा बोलना नहीं आता था। फिर मैंने अपने कैमरा पर्सन का बहुत सर खाया कि इनका नाम ही काट दिया। उसने कहा नाम काट के इंटरव्यू कैसे चढ़ाना। फिर सबसे टफेस्ट पार्ट मुझे वही लगा जिसमें मैंने 1.5 दिन उसका सर खाया। और एक अपडेट थी, वो कोर्ट की अपडेट थी, उसे पढ़ने में 16 दिन लगा दिए। कोर्ट की अपडेट को पढ़ने में 16 दिन लगा दिए। उसके बाद अपडेट किया? हाँ। अच्छा, तो जब आप कैमरे के ऊपर, कैमरे के सामने जाते हैं, कैमरे के सामने हम लोग जब जाते हैं, चूंकि हमारा पहले हम लोग अखबार में थे, वहां से हम लोग टीवी में आए, टीवी से हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आए, तो जाहिर सी बात है जो अखबार की दुनिया में हो, जो लिखारी होता है, उसके लिए फिर ये कैमरे के सामने आकर बात करना बहुत आसान काम है। लेकिन आप लिखारी नहीं थे, आप किसी और प्रोफेशन से थे। अब जब आप आते हैं तो कभी आप किसी वक्त कोई चीज महसूस होती है कि ये अगर मुझे पता होता तो शायद मैं और ज्यादा बेहतरीन जर्नलिस्ट होती,
क्या महसूस होता है? मुझे ऐसे लगता है कि जब हम कश्मीर के लोगों को करते हुए देखते हैं तो वो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके टॉपिक्स बहुत अच्छे रहते हैं और जो उनके पास कंटेंट है वो बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं कश्मीर के लोगों के साथ होती तो कुछ और ही वर्जन होता। उसमें शायद आपको एक चीज और भी है कश्मीर को लेकर कि खबर बहुत है वहां पे खबर बहुत है। जम्मू में भी खबर बहुत है, मगर उसके लिए आपको दौड़ना बहुत है। अब आप किश्तवाड़ में छात्रू जाएंगी तो आपको पता चलेगा खबर तो दूर दूर, ये तो अगल बगल में हर जगह खबर है। आप रामबन में ऊपर संगलदान जाएंगे, अभी रेलवे स्टेशन वहां पर बना है, तो संगलदान दाएं बाएं घूमेंगी, आपको 80 साल पुरानी दुकान मिल जाएगी, कोई एक बुजुर्ग मिल जाएंगे, वो इतनी कहानियां सुनाएंगे, आप कहेंगे संगलदान में इतना इंटेलिजेंट आदमी बैठा हुआ। तो हमारे इस जम्मू प्रोविंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इलाके, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ कमाल के लोग नहीं रहते, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि उसके लिए मूवमेंट बहुत करना है, शायद वो एक वजह। तो दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अब जिन साथियों के साथ आप बैठती हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है? मैं सिर्फ उनसे नहीं सीखती सर, मैं आपको बताऊंगी जुनेद सर, जो भी सोशल मीडिया पे आता है मैं सबको सुनती हूँ। अगर किसी को लगता है ना इसे नहीं सुनना चाहिए, मैं उसे भी सुनती हूँ, उसके पास भी खबर है, और जो वो बता रहा है मैं उसको भी सुनती हूँ। कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसे मैंने लाइक नहीं किया, चाहे कश्मीर हो जम्मू हो, मैंने सबको लाइक किया, मैं सबको सुनती हूँ, मैं सबसे सीखती हूँ, सबसे सीखती हूँ मैं। अच्छा। आज भी मतलब लोग सोचेंगे ना ये क्या सीखेगी, मैं सबसे सीखती हूँ। चाहे कोई फंबल करके बोलता है मैं उसे भी देखती हूँ कि वो भी कोई खबर बता रहा है, उसे सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैंने आप में और देखी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, उनकी दिक्कत ये है कि उम्र अगर उनकी 22 साल 24 साल है 26 साल भी है, वो इंतजार करते हैं कि भाई साहब आके हमें सलाम करें तो हम जवाब दें, या कहीं कोई बुजुर्ग आदमी मिलता है तो वो बुजुर्ग का भी इंतजार कर रहे होते हैं कि आके हमें सलाम करे पहले और कहे जनाब आप फला 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 हैं। लेकिन आप में मैंने अभी भी देखा कि आप जब भी जूनियर से मिल रहे हैं, सीनियर से मिल रहे हैं, अदब से, एहतराम से, तो ये दिमाग में नहीं घुसा अभी तक कि यार मैं तो वायरल हूँ, ये भी वायरल है, मैं भी वायरल हूँ? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं घुसा। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जमीन पे ही रहना और मैं ही सबसे छोटी हूँ, सब मुझसे बड़े हैं, ये मुझे लगता है। ये लगता है। अच्छा, जब आप घर जाती हैं तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो जाता है आजकल आपका। सोशल मीडिया के जितने भी लड़के वायरल हैं ये सेलिब्रिटी हैं सारे के सारे। कोई नमाज पढ़ रहा है कहीं पर तो वो उसकी भी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मतलब आप पंजगाना नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज को लेकर तो बाज़ाब्ता ये हदीस है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते कोई आदमी पास से गुजर गया या आपसे मिलने के लिए आया और आपने अपनी नमाज लंबी की, तो हुजूर फरमाते कहते हैं अब रियाकारी है, ये नमाज नहीं है, जाया होगी नमाज, तुम्हारी फौत होगी। तो ये भी वीडियो भी है। तो आपको शौक नहीं पड़ता इस चीज का कि मैं भी कोई दुआ करते वक्त अपनी कोई वीडियो डाल दूं, कोई नमाज पढ़ते वक्त अपनी वीडियो डाल दूं, तो लोग वायरल हो जाए, लोग कहें जनाब मौलवी साहब आ गए, यही तो नेक आदमी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं हम बस वही करना चाहिए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए। तो ये तो पर्सनल तो है नहीं, ये तो प्रोफेशनल मतलब मजहबी भी आप जितना हो वो दिखाएं लोगों पे मैं तो मजहबी हूँ। नहीं, अंदर अंदर से अल्लाह का नाम लेना, दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है। तो अब घर पे सेलिब्रिटी हैं आप, या घर पे कोई सेलिब्रिटी नहीं? घर पे कोई सेलिब्रिटी नहीं होता सर, घर पे सब एक जैसे होते। अच्छा, तो अब अम्मी और अब्बू को अब ये दिल में तसल्ली है कि हमारी बच्ची अच्छा काम कर रही है। 4 लोग फोन करके सुनाते हैं कि भाई आपकी बेटी का वीडियो देखा, बहुत अच्छा, हमें ये पता चला, हमें ये पता चला। कोई सिफारिश कहीं पे करनी होती है तो फिर आपको फोन आता है, ये फला को जरा ये फोन कर देना मेरे को, ऐसा होता है? मेरे अब्बू कहते हैं वो किसी का पर्सनल काम नहीं करती, वो तो छोड़ो अपने घर का भी काम नहीं करती, कभी उसे बोल दो। हाँ, लेकिन जो मम्मी कभी बाजार जाती हैं, या हाल ही में हम गए थे अपने भाई की शादी की शॉपिंग करने, तो वहां पे मैं ऐसे स्कार्फ बांध के रखती हूँ, मैंने स्कार्फ खोला तो वो उधर वाले बोलते हैं आ गई वो लड़की, ये मीडिया वाली लड़की। मैंने फटाफट वो बांध दिया, घर वाले कहते हैं ये क्या किया, मैंने कहा नहीं अब इधर से निकलो, चलो चलो। तो इतना ज्यादा नहीं है, मतलब खुशी इस बात की होती है कि लोग जानते हैं। हाँ, लोग जानते हैं। तो कोई ऐसा शख्स जिसने आपकी तारीफ की हो और आपको बहुत खुशी हुई हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप जिंदगी में जब मेहनत करने लगते हैं तो एक कोई शख्स या एक कोई आपकी जिंदगी में दादी हो, नानी हो, कोई हो जिसका आपको लगता है यार ये मेरी एक बार तारीफ कर दे तो मुझे लगेगा वाकई में कोई काम अच्छा कर रही हूँ? मेरा भाई। अच्छा, मेरा भाई, अगर मेरा भाई मेरी तारीफ कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो कर रहा है तारीफ या नहीं? वो नहीं करता, वो वीडियो भी नहीं देखता मेरी, सबकी देखता है, आपकी सबसे ज्यादा देखता, मेरी नहीं देखता। अच्छा, अभी नहीं देखता ना। नहीं, लेकिन एक चीज है, आप बड़ा मयारी और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अब आखिर में सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, इसे कंटिन्यू करेंगे इस प्रोफेशन में? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जिस माहौल से आते हैं उसमें ये होता है कि जब आपकी शादी होगी और शादी के फौरन बाद जो है ये सिलसिला, ये काम, ये सब कुछ जो है आपको
मतलब मीडिया में रहना जरा मुश्किल हो जाता है। क्या आप इसको कंटिन्यू करेंगी या शादी के बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखेंगी और इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगी, या आपको फिर लगेगा कि नहीं अब मैंने एमएड कर ली हुई है, क्वालिफिकेशन भी है, लोग भी जानते हैं, तो चलो किसी बड़े से स्कूल में जाकर जो है एज अ टीचर ज्वाइन करें या एज अ वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन करें, कुछ इस तरह का करें? नहीं, अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो अंडरस्टैंडिंग होगा, जो करने देगा, करूंगी। बाकी लड़ाई झगड़े वाली हूँ नहीं कि उस लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दो और बोलूं मुझे करना ही करना है। अगर अंडरस्टैंडिंग से हो गया तो करूंगी, अगर बोलेंगे नहीं करना है तो फिर बैठ जाऊंगी। फिर बैठ जाएंगे? फिर बैठ जाऊंगी। लेकिन तो सहाफत को नुकसान होगा, क्योंकि आप देखें आपने किसी और प्रोफेशन से आकर इस प्रोफेशन में आप काम कर रही हैं, काम आपका जो है वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और आप अच्छी होती जा रही है, इस काम में आपको महारत आती जा रही है। तो जब आप माहिर हो जाएंगी फिर आप छोड़ देंगी तो आपको नहीं लगता आप खुद के साथ भी ज्यादती करेंगे? क्योंकि ये जो जर्नलिज्म का कीड़ा है ये आपको घर बैठने देगा नहीं, ये आपको कहेगा कि नहीं भाई माइक पकड़ो जाओ बाहर। तो फिर थोड़ा सा लड़ूंगी, फिर करूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है जैसे मम्मी पापा सेट हो गए वो भी सेट हो जाएंगे कि करते रहो। अच्छा, तो एक और चीज जो मुझे जहन में आया कि आपको मैंने देखा बहुत सारे मामला ऐसे बनते हैं जिन मामलों में आप देखते हैं कहीं मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई या कहीं कोई और मामला होता है, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो फौरन उसके ऊपर अपनी वीडियो और अपनी टिप्पणी और सब कुछ दे देते हैं। पीछे फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जंग शुरू हुई तो मुझे याद है कि पहले को 15-20 दिन चूंकि उस वक्त ट्रेंडिंग था टॉपिक, तो सारे लोग फ़लस्तीन और गजा और फलां और धमकाना। एक तरफ एक आदमी था जो वो कह रहा था कि जनाब नेतन्याहू का बेटा जो है वो अब जंग लड़ने के लिए आ गया, हालांकि वो कहीं हॉलिडे मना रहा था और उसकी पुरानी वो 1 साल पुरानी वीडियो थी। और दूसरी तरफ से एक भाई साहब थे जो गजा में कह रहे थे हमास क्या करने लगी है तो अब ये हो जाए, फिर बाद में सबने सब कुछ छोड़ दिया। तो आपको भी लगता है कभी कि इस तरह के जो मामला हैं जो आपके मजहब से जुड़े हुए हैं, उन मामला में जब कोई खबर करने के लिए आप जाती हैं तो क्या जहन में रख के जाती हैं? सर, सबसे पहले मैं ये सोच के नहीं जाती कि मैं इस मजहब से हूँ तो मैं यही खबर करने जाऊंगी। मैं खबर करने जाती हूँ उतना ही कंटेंट मैं इकट्ठा करती हूँ जिससे किसी को ये ना लगे कि ये बायस है। अगर मैं मंदिर में भी जाती हूँ, मैं मस्जिद में भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाती हूँ, मैं चर्च में भी जाती हूँ, मेरे लिए सब एक बराबर है। जब मैंने माइक पकड़ लिया फिर मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर आप सिर्फ एक सहाफी हूँ। तो जब छोड़ दिया उसके बाद वापस नहीं, मतलब हाँ, लेकिन जब मैं खबर करूंगी मैं हर एक जगह पर जाती हूँ। चाहे आप कभी भी देख लें, अगर कोई जिस तरह से अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, मैंने सब खबरें की। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ सिर्फ मैं एक धर्म की खबर करूंगी। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्या आप भी जरूरत महसूस करती हैं कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, उस्ताद जो हैं इस फील्ड के, जिन लोगों के पास लंबा चौड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बजाय क्रिटिसाइज करने के आप लोगों को, बजाय लानतान करने के लिए जनाब ये तो ठीक नहीं करते, हमने बेड़ा गर्क कर दिया जर्नलिज्म के, वो कहीं क्लासेस लगा लें या कोई प्रेस क्लब को में ऐसा माहौल पैदा करें कि भाई आपको वर्कशॉप के लिए बुला रहे हैं, आपको डिबेट के लिए, लेक्चर के लिए बुला रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ आप गलत करते हो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये कमी आप महसूस करती हैं? और क्या आपको लगता है कि इस तरह का माहौल बनना चाहिए जिसमें सीनियर लोग बजाय आपको ये कहने के कि जनाब आपका जर्नलिज्म तो जर्नलिज्म ही नहीं है, आपको महसूस करवाएं कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ी और इंप्रूवमेंट हो सकती है? बिल्कुल, मैं इस चीज को फील करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। वर्कशॉप्स होनी चाहिए, हमारे सीनियर हमारे पास आकर बैठे, कहीं पर 4 कुर्सियां और एक टेबल लगा हो जहां पर हमारा सीनियर हमें बैठ के समझाए कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं और सही जर्नलिज्म क्या है, आपको लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो इस चीज की कमी मैं आज से नहीं बहुत देर से महसूस करती हूँ कि क्योंकि मैं तो सीख के नहीं आई, मुझे सीखना है, मैं हर किसी से सीखती हूँ। और अगर कहीं पर एक टेबल और 4 कुर्सियां लगी हो जहां पर कोई सीनियर बैठ के पढ़ा रहा हो या कुछ सिखा रहा हो, 4 बातें ही बता रहा हो, वो जहन में बैठेगी और एक अच्छा जर्नलिज्म का जो वर्जन है वो निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। तो आपने आशिया खान के अल्फाज भी सुने होंगे। इसमें 2 शेर मुझे, एक तो ये कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, खिजा के बाद का मौसम बहार होता है। तो अगर इस वक्त किसी को लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो जर्नलिज्म चल रहा है उसके कारण वो चीज निकल के नहीं आ रही, वो जो निकल के आनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह निकल के आएगी। और दूसरी बात ये कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़का है जिंदगी। तो ये बेसिकली अपनी दुनिया आशिया खान खुद इसने पैदा की है, खुद अपनी दुनिया बनाई है और बहुत मेहनत कर रही हैं। उम्मीद और तवक्का इनसे ये कि ये जिस तरह की सहाफत कर रही हैं इसमें और निखार लाएंगी, इस सहाफत को और ज़्यादा जिम्मेदार बनाएंगी और ये भी उम्मीद कि ये कोशिश करेंगी कि वो सहाफत की जाए जिससे कम से कम आम लोगों का, गरीबों का, कमज़ोरों की बात हुकूमत तक पहुंचे और हुकूमत उसका नोटिस ले और आम लोगों को उसका फ़ायदा हो।
लेकिन आसिया खान सोशल मीडिया पर जो जर्नलिज्म जम्मू में हो रहा है और जम्मू बुलेटिन पर ये जो काम कर रही हैं वो मयारी काम है। और इसी मयारी काम को देखते हुए आज आपने इनसे सुन भी लिया कि इन्होंने अखबार में नोटिस गिनने से सारा सिलसिला, पहले इंश्योरेंस से सारा सिलसिला शुरू किया और अब जर्नलिज्म की फील्ड में आई हैं और जम्मू बुलेटिन पर खूबसूरत काम करें। आप इन्हें वहां पर फॉलो करें तो आपको पता चलेगा, और आप भी अगर कहीं कमी कमजोरी कोई आपको नजर आती है तो जरूर बताएं, ताकि ये बच्ची और इंप्रूव करे और एक वक्त आए जब हमें फख्र हो ये कहते हुए कि आसिया खान जम्मू की हैं और बेहतरीन जर्नलिज्म कर रही हैं।